नमस्कार। आज हम आप लोगों की चर्चा करेंगे कास्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन क्या है। व्हाट इज द कास्ट अकाउंटिंग। पहले के समय में जो उत्पादन होता था वो स्थानीय स्तर पर होता था। स्थानीय लोग उनको ले लेते थे और वो उनको लेने के बाद वो 6 महीने चले या 1 साल चले, वो उनके चलाने पर निर्भर करता था, जिसमें निर्माता का कोई योगदान नहीं था। वर्तमान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का युग है। आज उत्पादन का संपादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। उत्पादकों तथा निर्माताओं में गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि आज के समय में हर निर्माता ये चाहता है कि हम अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मार्केट में बेचें। उसके लिए वो निरंतर अपने मूल्य में और अपनी क्वालिटी में सुधार करता रहता है। मूल्य के निर्धारण में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, अन्य उत्पादकों का विक्रय। जो हमने जो वस्तु बनाई है उसका जो अन्य जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य बाजार में क्या है। नंबर 2, अपनी वस्तु का उत्पादित मूल्य, जो हमने वस्तु बनाई है उसका उत्पादित मूल्य क्या है। इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के ही हम अपनी वस्तु को मूल्य बनाते हैं। इसके अंतर्गत जो भी लेखे किए जाते हैं वो व्यापारिक लेखे होते हैं, उसमें सिर्फ आय व्यय से संबंधित होते हैं। इसके लिए हमें एक पृथक लेखे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कास्ट अकाउंटिंग कहते हैं या लागत लेखांकन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लागत लेखा। इसके अंतर्गत है चैप्टर मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, सामग्री का नियंत्रण व मूल्यांकन। आज के समय में अगर हम अपना प्रोडक्शन कास्ट कम रखेंगे और क्वालिटी अच्छी रखेंगे तभी हम बाजार में टिक पाएंगे। इसके लिए 3 विभागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 1, उत्पादन प्रबंधन। नंबर 2, विक्रय प्रबंधन। नंबर 3, वित्तीय प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से लेके तैयार होने तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे मुझे मकान बनाना है, इसके लिए मुझे ईंट चाहिए, मोरम चाहिए, सीमेंट चाहिए। मुझे लकड़ी का फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी चाहिए। इस तरह के जो भी कार्य आते हैं वो हमारे उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, विक्रय प्रबंधन। विक्रय प्रबंधन वो प्रबंध होता है जब हम माल को तैयार कर लेते हैं और उपभोक्ता की डिमांड हमारे पास आती है तो हम उनकी सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो विक्रय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, वित्तीय प्रबंधन। ये वित्तीय प्रबंधन क्या है? रॉ मटेरियल से परचेज से लेके उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी हमें जितना भी खर्चे की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, सारा का सारा वित्त जो हमको उपलब्ध कराता है वो वित्तीय प्रबंधन उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टॉक का निर्धारण। क्योंकि आज के समय में जब व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो हर व्यक्ति को अलग अलग काम दे दिया जाता है। अलग अलग काम देने से उसमें कमियां की संभावना कम रहती है। इसमें 4 है। नंबर 1, न्यूनतम स्कंद सीमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम स्टॉक लिमिट। नंबर 2 है अधिकतम स्कंद सीमा, मैक्सिमम स्टॉक लिमिट। नंबर 3 है खतरे का स्तर, डेंजर लेवल। नंबर 4 है पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। ये क्या होता है, इनको विस्तार से आपको समझाते हैं। न्यूनतम स्कंद सीमा ये क्या है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं व्यापार के लिए तो हमें एक सीमा तक माल को रखना पड़ता है। अगर हम उस सीमा तक माल को नहीं रखते हैं तो रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होता है तो प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से जब हम एक सीमा तक हम उस माल को रखते हैं उसको हम न्यूनतम मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। दूसरा है अधिकतम स्कंद सीमा, मैक्सिमम स्टॉक लिमिट। ये क्या होता है? हर व्यापार की एक अपनी अलग कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, एक उसका अपना वित्त का प्रबंध होता है, क्योंकि वो अपने सीमा तक वो स्टॉक रख सकता है।
अगर वो ज़्यादा स्टॉक रखेगा तो इसको स्टोरेज की समस्या होगी, उसको सुरक्षा करने की समस्या, और हमको पैसे की अधिक आवश्यकता होगी। इससे क्या है, हमारी जो लागत वैल्यू है वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। इस वजह से हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही माल स्टॉक में रखना चाहिए और सरप्लस माल स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ये हमें किससे मालूम होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल से। तीसरा है खतरे का स्तर, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो है जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, चलाते चलाते चले जाते हैं, गाड़ी रिजर्व में आ जाती है, तो हमको ये मालूम हो जाता है कि हाँ हमारा जो वो ऑयल है, पेट्रोल है, अब हमारे खतरे के स्तर पे आ गए, हमें तुरंत इसमें भराना। अगर हम नहीं भराएंगे तो हमारी ये व्हीकल खड़ी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही इसमें भी है खतरे के स्तर में, अगर हमारे पास कुछ दिन के लिए मटेरियल बचता है, अगर हम मटेरियल की व्यवस्था नहीं करते हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारी मशीनें हैं, वो 1-2 दिन के बाद बंद होने की संभावना रहती है। नंबर 4 है पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। जब डेंजर लेवल आ जाता है तो हमें तुरंत माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए आदेश देना पड़ता है। अगर हम रॉ मटेरियल के लिए अगर आदेश रीऑर्डर नहीं करते हैं तो हमारा एक समय वो आएगा कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बंद हो जाएंगे, हमारे श्रमिक बेकार हो जाएंगे, हमारी मशीनें बेकार हो जाएंगी। इस वजह से तुरंत जहाँ डेंजर लेवल आ जाता है, तुरंत वहाँ पे हमें रीऑर्डर लेवल देने के लिए तुरंत हमें करना पड़ता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन चलता है। आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यानी कि हमें इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है और रीऑर्डर लेवल निकालना है। यानी कि 3 हमें वो जो है वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नीचे दिया है, मैक्सिमम कंजप्शन 70 यूनिट पर डे, नॉर्मल कंजप्शन 40 यूनिट्स पर डे, मिनिमम कंजप्शन 30 यूनिट्स पर डे, रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड 10 to 15 डेज, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 12 डेज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको सोल्यूशन निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब इसको विस्तार से नीचे यहाँ बता देते हैं हम। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितने हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 70 यूनिट्स। मैक्सिमम आरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब क्या है मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे ये लिखा है 70 यूनिट, हमने यहाँ पे लिख दिया। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कहाँ पे लिखा हो? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अधिकतम कितना? 15 डेज, यहाँ 15 डेज लिख दिया। आर एल इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 1050 यूनिट, ये निकल के आ जाती है। ये क्या निकल के आती है? रीऑर्डर पीरियड आ जाती है। अब दूसरा निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। इसको कैसे, इसका फार्मूला R.L माइनस ब्रैकेट N.C मल्टीप्लाई N.RP ब्रैकेट पर। RL को हम कैसे कहेंगे? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना निकल के आया है? 1050 यूनिट। NC क्या है? नॉर्मल कंसंट्रेशन इक्वल टू कितनी यूनिट हमारे ये है? 40 यूनिट, यहाँ पे हमने लिख दिया। NRP का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कहाँ पे है? ये लिखा हुआ कितना है? 12 डेज लिख दिया है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 1050 माइनस 40 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1050। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, इक्वल टू 570 यूनिट, ये निकल के आ जाएगा। ये हमारा मिनिमम स्टॉक निकल के आ गया। तीसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका क्या फार्मूला है? RL.RQ माइनस मिनिमम MIC.MIN.RP। इसको हम कैसे यहाँ से विस्तार बताएंगे? RL का क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना निकल के आया है?
1050, ठीक है। RQ का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी ये है 500 यूनिट्स, ये हमने लिख दिया। मिनिमम कंसोपेशन कितना है 30 यूनिट, मिनिमम कंसोपेशन कितना यहाँ पे है 30 यूनिट, हमने ये लिख दिया। अब M मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये है 10 डेज, हमने ये लिख दिया। अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, मैक्सिमम L.L इज इक्वल टू, ये कितना निकल के आया था रीऑर्डर पीरियड 1050 प्लस 500 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट पर। ये मैक्सिमम SL मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 1050 प्लस 500 माइनस 30, इससे हमने लेस कर दिया और इसको हमने जोड़ दिया, ये आ गया तो 1250 यूनिट। इस तरह आपने देखा कि कॉस्ट अकाउंट में मटेरियल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिया। नमस्कार।